नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 23 जून 2021 वार बुधवार। पूर्व की कक्षा में योगात्मक आकलन की जो विशेषता है उन विशेषताओं के यानी सिमुलेटेड असेसमेंट के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें मूलभूत जो विशेषता है, पहली विशेषता निर्णय करने की क्षमता का विकास, दूसरी क्षमता विषय वस्तु और आयु वर्ग, तीसरी विशेषता परीक्षण और कार्य के आधार पर, चौथी व्यवस्था या विशेषता कार्यों के मतलब छात्रों के कार्य व्यवहार का अध्ययन या आकलन, पांचवी विशेषता कौशल आधारित प्रक्रिया, छठी छात्रों को जागरूकता करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो छात्रों, योगात्मक आकलन में ये विभिन्न जो कैरेक्टर्स हैं या विशेषताएं हैं, ये गुण हैं, खासियत है, योगात्मक आकलन का जो मूलभूत आधार है। आगे जो विशेषता है, अगली 7वीं विशेषता ग्रेड और अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, उस ग्रेड और अंक प्रदान करने की प्रक्रिया में छात्रों को मूल्यांकन और आकलन के आधार पर जो वर्ष पर जो गतिविधि करते हैं, जो सीखते हैं, उनके द्वारा जो भी अंक या मेहनत प्रदान की जा रही है और उन्होंने जो सीखा है उसका आकलन करने के लिए शिक्षक उनको अंक या ग्रेड प्रदान करता है। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को ग्रेडिंग प्रदान करनी शुरू कर दी और उनके ग्रेड के आधार पर उनके अंकों का मापदंड तय भी कर लिया है। ग्रेडिंग व्यवस्था से छात्रों में हीन भावना का जो विकास है वो कहीं कहीं थोड़ी स्तर पर कम हो जाता है, वरना अंकों के आधार पर छात्रों में जलनता या एक दूसरे के प्रति जलनशील या जिलेसता की भावना आ जाती है। तो मुझसे ज़्यादा उसने 1% या 0.92% या 92%, 93% उन्होंने ज़्यादा कैसे प्राप्त कर लिया। देख लीजिए छात्रों कि मात्र एक अंक के माध्यम से छात्र कहीं कितना पीछा चला जाता है, कहीं कितना आगे चला जाता है। तो ये अंकों का प्रभाव है। जबकि ग्रेडिंग में जब ABCD ग्रेड प्रदान की जाती है, A ग्रेड या A+ या B+B, C+C, D, इस तरह से जो ग्रेडिंग प्रदान की जाती है उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि A+ में 91 से लगाकर 100 के जो अंक होंगे वो उसमें दिए जाएंगे। तो उस दरमियान 91 वाला भी उतना ही A+ का हकदार है जितना 100 वाला। तो उसके मन में जो हीन भावना आनी चाहिए वो नहीं आ पाती, क्योंकि उसको 100 वाले के कंपैरिजन वो अपने आप को इक्वल मान रहा है। तो मूलभूत बात, छात्रों में जो एक दूसरे को नीचे दिखाने की या एक दूसरे से पर जलने की जो भावना है, उस भावना को कई हद तक उसको कम करके उसको ग्रेडिंग प्रदान कर दी जाती है। तो योगात्मक आकलन में भी यही प्रक्रिया है कि छात्र को उसकी काम, उसकी कोरिलेटिव एक्टिविटी, उसकी कार्य पद्धति, उसकी कौशलता, उसके कौशल को सही ढंग से मूल्यांकन करने के लिए उसके लिए ये ग्रेडिंग प्रदान किया जाता है। तो छात्र जहाँ मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो शिक्षक का भी एक दायित्व बन जाता है कि उनको अंक प्रदान करते, उनको ग्रेड प्रदान करते हैं तो उनको मोटिवेशन मिले, क्योंकि शिक्षक ही उसको अंक और ग्रेड प्रदान करता है और वो भी अपने स्वविवेक के आधार पर। फिर अगली विशेषता है आकलन में छात्रों की सहभागिता। अब छात्रों को जो भी कार्य दिया जाता है वह अपनी पूर्ण ईमानदारी और परिश्रम के माध्यम से जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में वो पूर्ण रूप से सहयोग भी करते हैं, अपने तरह से करते भी हैं। शिक्षक उनको जहाँ पर भी कमी दिखती है उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है और उनको अधिक से अधिक उस कार्य में पारंगत और श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी तरफ से भी सहयोग प्रदान करता है।
तो छात्रों की तो सहभागिता शिक्षक के प्रति होती है, फिर शिक्षक जो कार्य देता है वो छात्र उसको पूर्ण रूप से पूर्ण करता है। और शिक्षक का भी कार्य है कि छात्रों को जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत हो तो उनकी ज़रूरत के आधार पर, उनकी आवश्यकता के आधार पर जो भी हो वो सहयोग कर सके। तो एक दूसरे के उचित सामंजस्य, निर्देशन और परामर्श के माध्यम से ही उस कार्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया जाता है और उसको आकलन को अधिक उचित तरीके से, पारंगत रूप से सही ढंग से किया जा सकता है। साथ ही साथ शिक्षक जो भी कार्य करता है उसमें छात्रों की सहभागिता होती है और छात्रों को उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर कर शिक्षक उनको और अधिक योग्य बनाने का प्रयास करता है। अगली विशेषताओं में शिक्षक की सहभागिता, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि शिक्षक यहाँ अपनी पूर्ण सहभागिता रखता है। शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है रचनात्मक आकलन में। छात्र की भूमिका मुख्य रूप से, क्योंकि वो बाल केंद्रित है, जबकि योगात्मक आकलन जो होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार की आवश्यक गतिविधियाँ करता है, छात्रों से करवाता भी है, उनको अच्छी तरह से मोटिव भी करता है, उनको अधिगमित करवाता है, उनको शैक्षणिक गतिविधियाँ कराता है, व्यावहारिकता का विकास करता है, उनमें बौद्धिकता का विकास करता है, शारीरिकता का विकास करता है। हर तरीके से आमूलचूल परिवर्तन करने का कार्य शिक्षक का होता है। और शिक्षक जब आकलन करता है तो आकलन करने के संबंधित सारे सिद्धांतों और नियमों को ध्यान में रखते हुए वो आकलन में पूर्ण रूप से निष्पक्षता दिलाने का प्रयास करता है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वो शिक्षक का ही होता है। अगली जो विशेषता है अधिगम के स्तर में वृद्धि करने के लिए आकलन के परिणाम छात्रों में अधिगम की स्थिति में परिवर्तन या वृद्धि करने का जो कार्य होता है वो योगात्मक आकलन से संभव है, क्योंकि 6 माह में वो फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन की जो गतिविधि होती वो संपन्न करता है। फिर 6 माह के बाद वापस पुनः फॉर्मेटिव 6 माह के बाद सिमुलेटिव असेसमेंट होता है, योगात्मक आकलन होता है, और उसके बाद वापस 1-2 फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो उस दरमियान फर्स्ट वाले सिमुलेटिव असेसमेंट में ये पता लग जाता है कि छात्रों में आकलन संबंधी ये कमियाँ दिखती है, ये उसको सीखने की आवश्यकता है, उसमें ये कमियाँ आ रही है, उनको दूर करने का प्रयास कहाँ तक कर सकते हैं। तो शिक्षक वहाँ जाता है कि उसमें कमियों को जो रही है उन कमियों को किस तरह से दूर करते हुए उसमें नवाचार लाया जाए। जैसे किसी छात्र को उस समय सी ग्रेड मिले और सी ग्रेड मिलने के बाद शिक्षक को लगता है कि छात्र इसके योग्य नहीं है, यानी कि वो सी ग्रेड तो कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आ गया, तो शिक्षक उसके लिए नित नए इनोवेशन करेगा, उसमें ज़्यादा ध्यान देगा, उसमें इस बालक में ये कमियां कहाँ कहाँ रही उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। या शिक्षक पूर्ण उस छात्र पर ध्यान देने का कोशिश करेगा, हो सके तो वो फॉर्मेटेशन में बी ग्रेड में आ जाए, फिर बी ग्रेड से फिर ए ग्रेड में आ जाए। इस तरीके से अधिगम में बढ़ोतरी करने का जो कार्य करता है वह योगात्मक आकलन करता है। उसमें एक तरीके से छात्रों को पूर्वाभास या एक शिक्षक को पूर्वाभास हो जाता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब ये तो इसकी विशेषता है। अब कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, कुछ दोष भी हैं। पहला दोष तो यही है कि यहाँ शिक्षक को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जो कि अनुचित है। योगात्मक आकलन में शिक्षक को पूर्णतः दारोमदार देकर वहाँ छात्रों को गौण बनाया जाता है, जबकि शिक्षक और छात्र दोनों की सहभागिता के माध्यम से ही आकलन संभव है। इसलिए यहाँ शिक्षक को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। दूसरा, जो आकलन में विषय वस्तु का जो बोझ है वह विषय वस्तु उसे यहाँ सीमित कर दिया गया है। ये नहीं है कि छात्रों को केवल आयु के आधार पर ही, हो सकता है छात्रों में आयु के आधार पर उसमें मानसिक प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, लेकिन उसको उन पिछड़े और मंदबुद्धि के बालकों के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है। तो उसमें जो विषय वस्तु का जो दायरा है वो सभी को ध्यान में रखते हुए उस विषय वस्तु को बनाना चाहिए, व्यापक बनाना चाहिए, उसको सीमित नहीं करना चाहिए। तीसरा होता है कि छात्रों को अंक ग्रेड प्रदान की जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि छात्रों को अंक प्रदान किया जा रहा है, तो उसमें मानसिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, तनाव आ जाता है, दबाव में आ जाता है बालक कि मुझे उस बालक से इतने कम अंक मिले, जबकि ग्रेडिंग में उसका दायरा यह हो जाता है कि वो 91 और 100 को अपने आप को देख रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें मन में महसूस रह ही जाता है कि मैं इतने अंक प्राप्त किए तो अभी मैं ए+ ग्रेड में हूँ, और उसने 91 भी किया तो
कि कभी छात्रों की जिज्ञासाओं को तो कभी शांत किया नहीं जा सकता। हो सकता है मन में कहीं द्वंद्व रहता है, तनाव तो होता ही है। तो मूलभूत बात देखी जाए, कभी किसी भी बात को जब छात्र अपने आप को ले लेता है तो वो उसकी स्थिति है। लेकिन एक शिक्षण व्यवस्था जो है, एक मूल्यांकन की जो व्यवस्था है, उसमें सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फिर जो छात्रों में जो सृजन शक्ति है, चिंतन शक्ति है, उसका भी यहाँ दमन हो रहा है। क्योंकि रचनात्मक आकलन में छात्र स्वयं कार्य करते हैं, स्वयं चिंतन करते हैं, उनके आधार पर उनके वो चिंतन शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास, क्योंकि वहाँ बाल केंद्रित शिक्षा मिलता है और यहाँ योगात्मक शिक्षा केंद्रित। वहाँ टीचर कहता है और टीचर से ही निर्णय करता है, वो छात्रों को मानना पड़ता है। योगात्मक आकलन में बाल केंद्रित, जो मैंने कह ही रहा था कि बाल केंद्रित व्यवस्था है, जबकि योगात्मक शिक्षक को महत्व देकर इसको शिक्षक केंद्रित बना दिया है। बाल केंद्रित व्यवस्था के अनुरूप ही काम किया जाता तो ये योगात्मक आकलन और अधिक तरीके से सब अच्छा निकल के आता मूल्यांकन के लिए। अब निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि न तो रचनात्मक आकलन में कुछ बहुत खासियत भी है तो कमियां भी है, योगात्मक में खासियत है तो कमियां भी। तो कमियां हर जगह होती है, लेकिन प्रत्येक विषय वस्तु या प्रत्येक आकलन का अपना अपना एक उचित महत्व है और दोनों के उचित सामंजस्य से ही ये व्यवस्था निकल के आती है। इसमें एक कुशल शिक्षक का होना जरूरी है, कुशल छात्रों की आवश्यकता है, समस्त छात्रों की सहभागिता, साथी समूह की जन सहभागिता से ही हो पाता है और छात्रों की योग्यता और मानसिक स्थिति के आधार पर आकलन की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही साथ इस आकलन प्रक्रिया में वैधता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता और पूर्वाग्रह से दूर या रहित जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के छात्रों को अधिगम स्तर में और अधिक से अधिक सुधारात्मक प्रयास किया जा सकता है। तो छात्रों, आज का योगात्मक आकलन या समेकित आकलन या समेटिव असेसमेंट का जो प्रकरण है वो समाप्त हुआ। कल नए प्रकरण के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।